अब ये जो राइट्स हैं ये कब तक चलेंगे, है ना, और ये कब तक खत्म होंगे? मान लीजिए मेरे और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने उसकी परफॉर्मेंस नहीं करी, तो मैं आपके खिलाफ केस कर सकता हूँ ना, क्लेम करने का मेरा राइट है। क्या कोर्ट से कहूंगा कि जज साहब इनसे अपना परफॉर्मेंस करवाइए, नहीं तो मेरा नुकसान हो रहा है ना? या मेरा राइट कब तक है मतलब आपसे क्लेम करने का? तो भाई या तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कंडीशंस है कि ये काम करना है बस, कंटिन्यूटी नहीं है उसमें, बस एक बार ये परफॉर्मेंस करनी है आपको, इसके बदले में मैं ये परफॉर्मेंस कर दूंगा आपके लिए, आप मेरा ये काम करिए, इसके बदले में आपको इतना पेमेंट दूंगा, तो वो वन टाइम परफॉर्मेंस है खाली। लेकिन एक अगर कंटिन्यूटी की परफॉर्मेंस है कि जब सपोज मान लीजिए ऐसी बैंड वाली जो मैं कंडीशन बोल रहा हूँ आपको, कि 5 बैंड वाले हैं, वो जब जब नाइट में परफॉर्म करेंगे उस थिएटर में, तो वो मैनेजर हर किसी को पर नाइट के 100 रुपीज देगा। तो ये एक कंटिन्यूटी की परफॉर्मेंस है। अब उसमें जो ऊपर एक केस था उसमें ये था कि ऐसा ये परफॉर्मेंस आपको 2 साल तक करनी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 साल तक ही वैलिड है ना? लेकिन जब अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई टाइम पीरियड ना हो कि भाई कि 2 साल तक करनी है, कि 5 साल तक करनी है, कि सिर्फ 6 महीने करनी है आपको, तो जब तक आप कर पा रहे हैं आप तब तक करेंगे, और जब जब आप करेंगे तब तक आपको 100 रुपीज मिलेंगे। तो ये इसे कहते हैं कंटिन्यूटी वाले परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूटी में है तो उसका डेवोल्यूशन कब होगा राइट्स का? तो इसके लिए ये सेक्शन बोलता है कि अगर मान लीजिए जो परफॉर्म करने वाला है, जो प्रोमिसर है, वो उसने प्रॉमिस करी है एक से ज्यादा लोगों से, मतलब प्रॉमिस ही कई हैं, मतलब मैनेजर हो गया, मैनेजर का मतलब मैनेजर भी अगर मान लीजिए उस थिएटर के 3-4 पार्टनर्स हैं उन सबसे प्रॉमिस करी है, ठीक है? या फिर मान मान लीजिए उस मैनेजर ने इन बैंड वालों से प्रॉमिस करी है कि आप करेंगे। तो कोई भी किसी से प्रॉमिस करता है तो प्रॉमिस इसमें ये बोल रहा है कि जो प्रॉमिसी है, प्रॉमिसर ने अपना परफॉर्मेंस कर दी, अब उसका क्लेम का राइट मिल जाएगा उसको। अगर उसका जो मैनेजर उसको 100 रुपीज नहीं देगा तो वो परफॉर्मर जो प्रॉमिसर है उसका राइट होगा कि उसके खिलाफ केस कर सकता है, क्लेम कर सकता है अपने 100 रुपीज के लिए, कि भाई मैंने अपनी पार्ट परफॉर्मेंस का पार्ट कर दिया, अब सामने वाले को परफॉर्म करना है लेकिन सामने वाला परफॉर्म नहीं कर रहा। ये कॉज ऑफ एक्शन लेके आप कोर्ट में जा सकते हो कि इनसे इनका पार्ट करवाइए, परफॉर्म करवाइए। ठीक है। तो डेवोल्यूशन क्या होता है कि जब ऐसे राइट्स आते हैं और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो और अगर किसी प्रोमिसी की डेथ हो जाती है जिसके अगेंस्ट आपका क्लेम है कि इनका पार्ट परफॉर्म कराइए, अगर मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके हायर्स आ जाएंगे फिर। जैसे मान लीजिए सामने वाली पार्टी के 2 लोग हैं जिनके अगेंस्ट आपने अपना क्लेम डाला है कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो 2 लोग हैं, तो उनमें से अगर एक मर जाता है तो जो पार्टी जिंदा है उसके उसके अगेंस्ट तो आप केस करेंगे ही, उससे तो राइट मांगेंगे ही आप, और जो मर गया है उसके हायर्स के अगेंस्ट आप डालेंगे। ठीक है। और मान लीजिए दोनों पार्टी मर जाती हैं तो दोनों पार्टीज के हायर्स के अगेंस्ट आप केस डाल सकते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी नहीं है तो। जनरल बात बता रहा हूं मैं इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, अगर कोई स्पेशल कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी हुई तो। और अगर दोनों हायर्स भी मर जाते हैं तो उन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट आप राइट्स के लिए केस कर सकते हैं। ठीक है। सर्वाइवर्स, ये आ गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिकीज्ड, और उसके बाद आता है सर्वाइवर्स। हायर्स वर्ड बोल रहा हूँ यहाँ पे, हायर्स की नहीं है, सर्वाइवर्स वर्ड लिखा हुआ है। ठीक। अगर इसी को हम लोग हाँ उल्टा सर, यहाँ पर देखें, लिखा गया है टिल द लास्ट सर्वाइवर। हाँ, अब इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इसमें। ए इन कंसिडरेशन ऑफ 500 रुपीज लैंड टू हिम बाई बी एंड सी, लैंड टू हिम बाई बी एंड सी, promises B and C jointly to repay them that sum with interest on a day specified. B dies. अच्छा, बी और सी ए से 5,000 रुपए एक लिए थे शायद। हम्म। The right to claim performance rests with B's representative jointly with C during C's lifetime and after the death of C with representatives of B and C jointly. ठीक है। यही बात इसमें कह रहा है जो इलस्ट्रेशन है कि ए ने एक ही कंसिडरेशन थी 5,000 रुपीज,
और इसके बदले में वो प्रॉमिस कर रहा था कि मैं आपको इस पर्टिकुलर डे तक इस स्पेसिफाइड डे तक आपके 5,000 रुपीज विथ इंटरेस्ट मैं आप दोनों को वापस कर दूंगा। और ये प्रॉमिस वो किससे कर रहा था? बी और सी से। ठीक है, तो जिस दिन वो डे आता है, जो वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जब आ जाता है, जब उसका रीपे करने का टाइम आता है, तब अगर बी और सी में से मान लीजिए सी मर जाता है, ठीक है, सी मर जाता है, बी जिंदा है, तो सी के सर्वाइवर्स रिप्रेजेंटेटिव्स और बी को, मतलब सी मर गया है, बी जिंदा है, तो बी को और सी के रिप्रेजेंटेटिव्स को दोनों को मिला के वो 5,000 प्लस इंटरेस्ट वो वापस करेगा। ठीक है, और अगर बी भी मर जाता है तो बी और सी दोनों के सर्वाइवर्स को या रिप्रेजेंटेटिव्स को वो पैसे वापस करेगा उस पर्टिकुलर डे तक उतने इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है ना, ये बोल रहा है ये सेक्शन 45। चलिए, किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे? आज साहू सर को क्या हो गया? साहू सर नहीं सर, actually if anyone died then representative will also paying that debtor. हाँ हाँ, एक जनरल प्रिंसिपल है सर्वाइवरशिप का, उसी को ये बात बोल रहा है, यहाँ पर रिटर्न में दे रहा बताया हुआ है इसने। मनीष सर, हाँ, right, मनीष सर sir, चलेगा right. क्या? आए नहीं थे क्या मनीष सर? चलिए, अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट थोड़े। ठीक है, ये हमने अभी तक तो पुराना रिवाइज हो रहा था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट था इसमें देखिए यहाँ पे एक वर्ड उसने यूज किया स्पेसिफाइड डे, जैसे इलस्ट्रेशन में यूज किया स्पेसिफाइड डे, मतलब कि एक टाइम पीरियड। ठीक है, तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनकी जो परफॉर्मेंस होनी है एक पर्टिकुलर टाइम या एक पर्टिकुलर प्लेस पे होगी। तो ये चीज भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखना जरूरी है कि भाई ये परफॉर्मेंस हमको कब करनी है, कहाँ करनी है ना। अगर आपके संग में कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ तो भाई हम दोनों को पता होना चाहिए ना, ये मैं अपनी जो परफॉर्मेंस है कब करूंगा और कहाँ करूंगा। ठीक है ना, ये चीज भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें ये चीज फिक्स ही नहीं होती, ये चीज मेंशन या कर नहीं पाते हैं या हो नहीं सकती। तो उन केसेस के बारे में अब आने वाले सेक्शंस हमको बता रहे हैं कि अगर टाइम फिक्स नहीं है या प्लेस फिक्स नहीं है तो क्या क्या हो सकते हैं ऐसे केसेस में, हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को, या क्या सॉल्यूशंस है ऐसे मैटर्स में अगर ऐसा कोई केस फंस जाता है तो देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 46। सेक्शन 46 कहता है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। उन सिचुएशंस में क्या टाइम होना चाहिए किसी परफॉर्मेंस का, प्रॉमिस की परफॉर्मेंस। हेलो, साउंड आ रही है मेरी? जी हेलो, साउंड आ रही है? यस ओके ओके ओके, चलिए। तो 46 में ये बोल रहा है कि जब कोई एप्लीकेशन ही ना हो कि भाई ये किस टाइम पे परफॉर्म करना है। आप बात समझिएगा। फोन आपने पकड़ के ना, लैपटॉप नहीं चला पा रहा। वो कह रहा है कि जब टाइम ही स्पेसिफाइड ना हो तो उस ऐसे केसेस में किस टाइम पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए किसी प्रॉमिस की। ठीक है, क्वेश्चन सेक्शन समझ गए आप? सेक्शन की हेडिंग समझ गए सब लोग? मैं रिपीट करता हूँ, सिंपल सा बोल रहा है कि जब ऐसी कोई एप्लीकेशन ही ना हो कि किस टाइम पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में एक्चुअल में किस टाइम पे परफॉर्म होना चाहिए ये बता रहा है हमें ये वाला सेक्शन। चलिए, क्या बोलता है? वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी परफॉर्मेंस के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स ना हो, तब ऐसे केसेस में वो जो परफॉर्मेंस है वो एक रीजनेबल टाइम में परफॉर्म हो जानी चाहिए। ये सॉल्यूशन मिल रहा है हमें सेक्शन 46 से
कि जब टाइम स्पेसिफाइड ना हो तो एक रीजनेबल टाइम में परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन बोलता है कि भाई रीजनेबल टाइम अब क्या कैसे मानेंगे हम, रीजनेबल व्हाट इज रीजनेबल टाइम, है ना, किसी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का रीजनेबल टाइम क्या होना चाहिए। तो वो कहता है कि भाई हर केस में अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है कि वो केस कैसा है। तो वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन जाता है, ठीक है। उस केस के फैक्ट्स क्या हैं उसी पर डिपेंड करता है कि रीजनेबल टाइम क्या होगा। तो इसके लिए एक बहुत प्यारा सा इलस्ट्रेशन है, नीचे है, आएगा अभी, ये रहा, जैसे ये रहा एक, और एक और है। मान लीजिए चलिए मैं एक बनाता हूँ, जैसे आपके लिए मैंने बनाया था कि मान लीजिए कि मैंने एक सर्वेंट से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो सर्वेंट से मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये था कि भाई ये मेरा एग्रीकल्चरल लैंड है, फार्मिंग लैंड है, मेरा फार्म है, और इसमें जब मेरी फसल, जो मेरे पौधे हैं, जब वो पक जाएंगे, बढ़ जाएंगे, काटने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब आप इनको काट के सुखा के मेरे गोडाउन में शिफ्ट कर दोगे। ठीक है, तो मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये अपने सर्वेंट के साथ, एक आदमी के साथ, किसी और पर्सन के साथ। तो अब भाई उसमें एक पर्टिकुलर टाइम तो है नहीं ना। 6 महीने बाद जब मेरी फसल रेडी हो जाएगी तो आप कभी भी इसको काट सकते हो, जब भी आपको ठीक लगे कि रेडी हो गई है, 6 महीने बाद या 4 महीने बाद, और काट के फिर आप उसको सुखा के फिर आप उसको अंदर रख दोगे। अब क्या हुआ कि वो फसल रेडी हो गई लेकिन उसने काटा नहीं, ठीक है। और रेडी होते ही वो फसल ऐसी थी, मान लो कि वो दो दो तीन दिन के अंदर ही खराब हो गई, मान लो बारिश पड़ गई, वो खराब हो गई फसल। तो अब मैं उसके खिलाफ केस करूंगी, भाई आपने काटा नहीं एक टाइम पे। तो अब इसमें ये कब पता चलेगा कि एक्चुअली किस दिन काटनी चाहिए थी, किस तारीख को काटनी चाहिए थी, सुबह काटनी चाहिए थी, शाम को काटनी चाहिए थी, क्योंकि उसको भी तो सिर्फ 2 दिन का टाइम मिला। मान लीजिए 4 दिन अगर और खड़ी रहती, बारिश ना पड़ती, वो खराब नहीं होती फसल। तो 4 दिन का टाइम था उसके बाद, लेकिन ऐसे केस में तो 1 या 2 दिन का टाइम मिला उसे। तो ऐसे केसेस के लिए बोल रहा है कि एक रीजनेबल टाइम पीरियड होना चाहिए। जी, किसी का माइक खुला? चलिए, अभी इसका इलस्ट्रेशन आपको नीचे वाले में मिल जाएगा, नीचे वाले सेक्शन में। वैसे ये वाला सेक्शन तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम पीरियड फिक्स ना हो तो एक रीजनेबल टाइम में वो परफॉर्मेंस हो जानी चाहिए, ऐसा लॉ का कहना है, कानून का कहना है। सेक्शन 46 में। अब 47 क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। 46, 47, 48 तीनों आपको सेम लगेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, ठीक है। मैं इसलिए आराम से क्लियर कर रहा हूँ। 47 बोलता है हमारे पास, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। ठीक है, उन केसेस में क्या होगा, किसी चीज का टाइम या प्लेस परफॉर्मेंस का क्या माना जाए जिस केस में टाइम है, तो टाइम है भी और एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया हुआ। बात को समझिएगा, देखिए फर्क समझिएगा। 46 को क्लियर हो गया, 47 अब क्लियर कर लीजिए कि टाइम है तो, लेकिन टाइम के अंदर भी एग्जैक्ट टाइम नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको 6 तारीख को ये काम करना है, ठीक है, लेकिन 6 तारीख को सुबह करना है कि शाम को करना है कि रात को करना है, ये फिक्स नहीं है। और उसी की वजह से प्रॉमिसी को अगर नुकसान हो जाए, अगर आप टाइम पे परफॉर्मेंस ना कर पाओ, तो ऐसे केसेस में टाइम और प्लेस क्या होगा परफॉर्मेंस का। मैं उम्मीद करता हूँ हेडिंग आप लोग समझ गए होंगे सेक्शन 47 की किस बारे में। अब जरा पढ़ते हैं इसी को। व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, ठीक है, एक सर्टेन डे मतलब कि मोटा मोटा टाइम फिक्स है, एक सर्टेन डे की बात हो रही है, लेकिन एग्जैक्ट सुबह शाम या शाम के 6 बजे, रात के 6 बजे, कब, रात के 8 बजे, कब। And the promiser had undertaken to perform it without application of the promisee. The promiser may perform it at any time during the usual hours of business and on such day and at the place at which the promisee ought to be performed. ठीक है, तो इसमें भी उसने साफ साफ बोल दिया कि यूजुअल वर्किंग आवर्स या फिर यूजुअल बिजनेस आवर्स में वो परफॉर्म हो जाना चाहिए उस दिन। डे तो फिक्स है हमारा, ऊपर वाले केस में क्या था 46 में, बिल्कुल भी टाइम फिक्स नहीं था, डे भी फिक्स नहीं था, लेकिन नीचे वाले में क्या है, एक मोटा मोटा टाइम फिक्स है, उस मोटे मोटे टाइम के अंदर का एग्जैक्ट टाइम फिक्स नहीं है। तो नीचे 47 बोलता है कि भाई प्लेस फिक्स है, टाइम मोटा मोटा फिक्स है, डे फिक्स हो गया है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम फिक्स नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो यूजुअल वर्किंग आवर्स होते हैं, वो वैसे फिर भी डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में फैक्ट्स क्या क्या है, जो ऊपर वाली कंडीशंस थी,
क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इन ईच पर्टिकुलर केस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ठीक है। यही सेम काम नीचे भी करेगा, लेकिन वो बोल रहा है कि यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस के अंदर हो जाना चाहिए। अब जरा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखिए, ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स एट बीज वेयर हाउस ऑन द 1 जनवरी। 1 जनवरी को, मतलब जनवरी की पहली तारीख को, साल की पहली तारीख को ए ने प्रॉमिस करा कि वो बी को ये गुड्स डिलीवर कर देगा, ठीक है। ऑन दैट डे ए ब्रिंग्स द गुड्स टू बीज वेयर हाउस, और उस दिन मतलब 1 तारीख को अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए उसकी, ए वो गुड्स लेकर आया बी के वेयर हाउस पे। बट आफ्टर द यूजुअल आवर्स फॉर क्लोजिंग इट, और वो तब लेकर आया, पूरा दिन तो उसका वेयर हाउस खुला रहा, मान लो पूरा दिन तो उसकी शॉप खुली रही, लेकिन वो तब लेकर आया जब उसने अपनी शॉप के शाम को सब बंद बंद कर दिए, ताले वाले लगा दिए। क्लोज यूजुअल आवर्स फॉर क्लोजिंग इट एंड दे आर नॉट रिसीव्ड, और इसी वजह से वो जो बी था वो उन गुड्स को बाद में रिसीव नहीं कर पाया, क्योंकि उसने अपनी एक बार शॉप बंद कर दी थी। और आपको पता हो तो मैं बता दूं, ये एक ऐसे जो शॉपकीपर्स होते हैं, इनका एक रूल होता है कि भाई एक बार शॉप बंद कर देते हैं तो उसको दोबारा नहीं खोलते फिर। ये बहुत सारे शॉपकीपर्स इसको फॉलो करते हैं, इस रूल को, ठीक है। अनलकी मानते हैं इसको, नहीं तो फिर वो, तो अगर उसने एक बार बंद कर दी तो अब वो गुड्स रिसीव ही नहीं कर सकता उसको। ए हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज प्रॉमिस, तो जबकि जो डे फिक्स था ना, सेक्शन देखिए आप, जो सर्टेन डे, तो भाई सर्टेन डे पे तो लेकर आया, लेकिन एक एग्जैक्ट टाइम पे लेकर नहीं आया। जो एग्जैक्ट टाइम ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए, यूजुअल वर्किंग आवर्स या फिर यूजुअल बिजनेस आवर्स, ठीक। अगर वो उस दिन अगर शाम को भी ले आता या अर्ली मॉर्निंग भी ले आता जब उसकी शॉप खुली होती, तो वो माना जाता कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इसने परफेक्टली करी है। अब वो कहते कि सर मैं तो सर्टेन डे की बात हुई थी, अब सुबह शाम रात की बात ही नहीं हुई थी हमारी, तो वो फिर जो प्रोमिसी है वो इस सेक्शन की हेल्प से उसको कंपेंसेशन मिल जाएगा। कि आपको नोन होना चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई यूजुअल वर्किंग आवर में लेके आना चाहिए ना, ठीक है। तो ऐसे केसेस में 47 की हेल्प ले लेगा कौन, प्रोमिसी, जिसको गुड्स रिसीव करनी थी, जिसको कंपेंसेशन चाहिए। चलिए, तो 46 और 47 क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। अब आता है 48। 48 क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब जहां पे प्रॉपर टाइम और प्लेस फिक्स हो तो क्या होगा, व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे। देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, जो एलिमेंट्स हैं, वर्ड यूज करे गए किसी सेक्शन की लैंग्वेज में। When a promise is to be performed on a certain day and the promiser has not undertaken to perform it without the application of the promisee, it is the duty of the promisee to apply for performance at a proper place and within the usual hours of business. खाटू सर जरा समझाएंगे। सोचिए सोचिए, अरुंधति मैम सोचिए। सर इसमें दोनों ही फिक्स नहीं है, प्रॉपर टाइम एंड न प्लेस। Application of performance on a certain days to be the proper time, to be at proper time and a place. When a promise is to be performed on a certain day and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, it is the duty of the promises to apply for the performance at a proper place and within the usual hours of the business. सर जब कोई इसके लिए जो 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 प्रोमिसर ने जो प्रॉमिस किया था उसको परफॉर्म करने के लिए इसमें ना तो टाइम फिक्स है और ना ही प्लेस फिक्स है, तो परफॉर्म करने के लिए तो इसके लिए सर यूजुअल आवर्स विद इन यूजुअल बिजनेस आवर्स में देखना पड़ेगा उसको
कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। हाँ जी, चलिए। और कोई समझाएगा? कोई नहीं है, चलिए। सर देखिए बहुत एक्चुअली सिंपल सी बात है। हाँ जी, बताइए। सर सपोज इस कॉन्ट्रैक्ट में बोल रहा है किसको प्रॉपर टाइम दे रहा है तो उसी टाइम का ड्यूरेशन में वो कंप्लीट होना चाहिए। यदि उसका डिले होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में अनकम्प्लीटेड हो जाएगा परफॉर्मेंस। हम्म। वो भी कंपनसेशन ले सकता है अभी। हाँ सर, कंपेंसेशन के लिए सारे सेक्शंस हैं। सर लाइक चलिए मैं आपको अभी समझाता हूँ। अभी अभी सपोज है कि मैरिज पार्टी है। हम्म। मैरिज पार्टी के लिए सपोज कैटरिंग वाला को दिया था उसी दिन आने के लिए, ओके। हम्म। अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट में कैटरिंग वाला बोल देगा मैं नहीं आ सकता हूँ। वो उसका शौक कौन वाला? देखेगा तो कौन कैटरिंग वाला सर? कैटरिंग वाला अच्छा, कैटरिंग केटरिंग वाला। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक। कैटरिंग वाला वो तो सर बोल केटरिंग देगा मैं नहीं आ केटरिंग वाले में सकता। तो नहीं नहीं, केटरिंग वाले में तो टाइम और डेट, टाइम और प्लेस तो फिक्स होगा ना। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, वही कहाँ टाइम एंड कहाँ पे आना फिक्स है है। और किस दिन आना है, ये तो फिक्स होगा ना इसमें। 48 में हाँ थोड़ी ना आएगा ये वाला एग्जांपल फिर। नहीं, सपोज वो मना कर देगा उसी दिन में नहीं आ सकता, उसी दिन मना कर देगा। नहीं, तो वो परफॉर्म नहीं कर Unfortunately, रहा, बात अलग है। लेकिन वो तो आप उसको जब इनवाइट करेंगे, जब अपना ऑफर देंगे कॉन्टेक्ट करने के लिए, प्रपोजल देंगे, तो आप उसमें अपना टाइम और डेट तो बताएंगे ना। ठीक है, हाँ इस बताया दिन को बताया। और इस जगह शादी है। प्लेस भी आप बताएंगे उसमें। हाँ चलिए। चलिए ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए मैं और आप जो हैं दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, मैं और आप दिल्ली में रहते हैं, और आपका एक होलसेल का काम है फ्रूट्स का। ठीक है, तो मैंने आपके पास कुछ फ्रूट खरीदे आपसे, और आपको ही कॉन्टेक्ट करा कि आप प्लीज इन फ्रूट्स को मेरी शॉप तक सप्लाई करा दीजिए, डिलीवर करा दीजिए, ट्रांसपोर्ट करा दीजिए। ठीक है, तो अब मेरी शॉप तक करा दीजिए। अब कब कराना है ये मैंने आपको बोला नहीं। ठीक है, और मेरी शॉप कहाँ है ये भी मैंने आपको नहीं बोला। तो भाई आपको पता होना चाहिए ना मेरी शॉप कहाँ होगी, आप किसी और की शॉप में तो रख कर नहीं आएंगे। और कब कराना है ये भी मैंने आपको नहीं बोला। तो आपको भाई जो फ्रूट्स मैंने खरीदे हैं वो खराब होंगे उससे पहले ही आपको भिजवाना पड़ेगा ना। वो खराब होना शुरू हो जाए, डिकम्पोज होना शुरू हो जाए, उससे पहले ही आपको भिजवाना पड़ेगा वो। ऐसा तो है नहीं कि भाई टाइम नहीं है तो मैं 6 दिन बाद भिजवा दूंगा। 6 दिन तक क्या वो फ्रूट बचेंगे सही, जो फल है। ठीक है, यस यस तो ऐसे, राइट हाँ, तो वो राइट। ऐसे में बोल रहा है, ऐसे सिचुएशंस के लिए वो बोल रहा है कि ये भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि क्या टाइम होना चाहिए और क्या प्लेस होना चाहिए। आपको अगर मेरा एड्रेस नहीं पता तो आप पता करेंगे। इसका मतलब अगर आपको मेरा एड्रेस नहीं पता तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप किसी और की शॉप में जाके रखे आएंगे वो फ्रूट्स, है ना। मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है ये सेक्शन में, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही क्या। कोई और कुछ कहना चाहता है इस पे? धारवी मैम। हेलो। सर एक्चुअली आपका एग्जांपल सही है। एक्चुअली वो लिखा है ना प्रॉपर यूजुअली आवर एंड बिजनेस एंड कुछ नहीं, वो काम नहीं करेगा तो कुछ न फैक्ट्री आ जाएगा। एग्जाम्पल तो यही है यही सर, है लेकिन मैं प्रोसेस। मालूम एग्जाम्पल मैं सही से शायद बोल नहीं पाया हूँ, क्योंकि मुझे खुद डाउट होने लगा अपने एग्जाम्पल। मैंने पढ़ा तो तो इसी में ही था ये शायद वाला यहाँ एग्जाम्पल। पर ओके। ये बोल रहा है सर, जी जी। शायद यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रोमिजी जो है वो प्रोम्यूजर को बोलता है कि एक पर्टिकुलर वर्क करने के लिए, जो आप जैसे हाँ। कहे कि फ्रूट का है, जो कि ये इतने सारे फ्रूट्स लेके मेरे दुकान पे, हम्म। मतलब शॉप पे पहुंचा दो। सर हाँ वो कोई एप्लीकेशन नहीं किया कि हाँ। उसका शॉप कहाँ पर है और कब हम्म। लेके और पहुंचाना है। हाँ यहाँ हाँ। पर इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिजी टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट ए प्रॉपर प्लेस एंड विद इन द यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब यहाँ पर हाँ कह रहा जी। है कि ये प्रोमिजी की ड्यूटी है कि वो मेंशन करे कब और कहाँ लेके पहुंचाना है। हम्म। अगर वो नहीं करेगा तो वो अंडरटेक नहीं कर सकता हाँ, है कि वो लेके तो पहुंचा देगा।
और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। हाँ मैम, एकदम सही बोला है कि आपको मान लीजिए आपको ये बात पहले से पता थी कि मेरी शॉप कहाँ पर है ना। तो ये चीज मान लीजिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी है कि मेरी शॉप शॉप की लोकेशन, मतलब आपको नहीं कहाँ सर, पहुंचाने हैं फ्रूट्स। नहीं सर, यहाँ पर पता ही नहीं था, यहाँ पर पता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि द प्रोमिजर हैज टू अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिजी, हैज नॉट हाँ जी। अंडरटेकन टू परफॉर्म, मतलब उसे पता ही नहीं है। आप आए हो, आप कौन हो और मैं कौन हूँ। मैं तो एक फूड, मतलब मेरे पास तो फ्रूट्स है, ऐसे बहुत हम्म सारे लोग आते हैं, किसका दुकान कहाँ पर है मुझे कैसे पता चलेगा। आप आए हो तो आपको बताना चाहिए कि यहाँ पर मेरा दुकान है, आप लाके पहुंचा दो ये सारे फ्रूट। तो आपको लिख कर हम्म देना पड़ेगा यहाँ पर मेरा दुकान है, तब भी जाके मैं पहुंचा पाऊंगी ना। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि हम्म प्रोमीजर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म हम्म इट। चलिए। और उसके बाद मान लीजिए अगर टाइम की बात करते हैं तो मेरी शॉप पे आपको पहुंचाना है ताकि मैं उनको शॉप से सेल कर सकूं, और आप रात के 12 बजे मान लीजिए लेकर आ गए डिलीवरी करने मेरे पास ट्रांसपोर्ट करके, तो वो कोई प्रॉपर टाइम थोड़ी ना है उसको डिलीवर करने का, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का अपना, है ना। द क्वेश्चन व्हाट इज द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस इन ईच पर्टिकुलर केस अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो ये केस पे डिपेंड करता है कि क्या पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए या फिर क्या पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए। वो हर केस के अपने अपने फैक्ट्स होते हैं, उसी से ही निकल कर आएगा कि व्हाट इज प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस। चलिए, 49 कहता है प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, कौन सी जगह होनी चाहिए, कौन सा प्लेस होना चाहिए किसी प्रॉमिस की परफॉर्मेंस का, वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स फॉर परफॉर्मेंस, जहां पे ऐसी कोई बात नहीं बताई गई हो जिससे कोई प्लेस फिक्स होता हो परफॉर्मेंस के लिए। तो ऐसे केसेस में कौन सी जगह, कौन सा प्रॉपर परफॉर्मेंस के लिए प्लेस होना चाहिए। व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, application by the promisee and no place is fixed for the performance of it, it is the duty of the promiser to apply to the promisee to appoint a reasonable place for the performance of the promise and to perform it at such place। तो जब भी ऐसी ऐसी कोई कंडीशन होती है कि जिसमें भाई हाथ के हाथ तो जो प्रोमिसी है वो बता नहीं रहा, एप्लीकेशन दे नहीं रहा कि भाई एग्जैक्टली कहाँ कौन से प्लेस पे ये परफॉर्म करना है, ठीक है, और जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें भी ये चीज फिक्स नहीं है कि कौन से प्लेस पे परफॉर्म करना है एग्जैक्टली। तो ऐसी सिचुएशन में ये ड्यूटी बनती है प्रोमिसर की कि वो प्रोमिसी से रिक्वेस्ट करे कि आप मेरे लिए एक प्लेस अपॉइंट कर दो जहां पे मैं अपनी परफॉर्मेंस को, प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकूं। आगे बात समझ में आप लोगों को। जब कोई प्लेस फिक्स नहीं होता तो प्रोमिसर की ड्यूटी है कि वो प्रोमिसी से कहे कि आप कोई प्लेस फिक्स कर दो मेरे लिए जहां पे मैं अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकूं। सिंपल है। धारवी मैम कहाँ चली गई? मैम माइक नहीं खुल रहा क्या आपका? अच्छा आ गए। हेलो सर। जी मैम, कहाँ चले गए थे? सर यही थी, मुझे लगा आप शायद अरुंधति मैम को पहले ले लिया था। क्या चीज? कुछ ठीक था, मुझे लगा शायद आपने अरुंधति मैम को बुलाया था तो इसलिए मैंने म्यूट कर रखा था। ओके ओके ओके, चलिए। तो 49 वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों को। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्लेस फिक्स नहीं होता तो ऐसे में प्रोमिसर की ड्यूटी है कि वो प्रोमिसी से कहे कि आप मुझे कोई प्लेस फिक्स कर दो, अपॉइंट कर दो कोई प्लेस जहां पे मैं अपनी प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकूं। ठीक है, इलस्ट्रेशन है, ए अंडरटेक्स टू डिलीवर 1,000 माउंट्स ऑफ जूट टू बी ऑन अ फिक्स डे। ए ने अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि वो बी को 1,000 माउंट्स जूट जो है एक पर्टिकुलर डे पे वो सप्लाई कर देगा, डिलीवर कर देगा। ए मस्ट अप्लाई टू बी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग इट। तो ए को बी को बोलना चाहिए कि बी भाई साहब आप एक काम करिए सर कि आप मेरे लिए कोई जगह तो बताइए मैं कहाँ पे आके आपको वो जूट सप्लाई करूं, डिलीवर करूं, फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग इट एंड मस्ट डिलीवर इट टू हिम एट सच प्लेस। और जिस जगह अगर बी को, जब ए ने बोला तो बी ने अगर कोई जगह फिक्स कर दी
तो उस जगह पे ए को वो जो उसका जूट है उसको डिलीवर करना ही पड़ेगा उसी प्लेस पे। ठीक है, चलिए सेक्शन 50 आता है अब हमारा। 50 कहता है परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड बाय प्रॉमिस। देखिए ये सब जितने भी ऊपर के हम सेक्शन पढ़ रहे थे ना 41 से लेके 49 तक, सब सेक्शन का सॉल्यूशन है इसमें। परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शनड बाय प्रॉमिस। जब ये चीज पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में बता दी गई हो कि आपको ये परफॉर्मेंस इस तरीके से करनी है और इस टाइम पर करनी है। The performance of any promise may be made in any manner or at any time which the promisee prescribes or sanctions. तो जिस तरीके से promisee चाहता है कि ये परफॉर्मेंस इस तरीके से हो और इस समय पर हो, उसी तरीके से होगी अगर वो पहले से प्रिस्क्राइब्ड या सैंक्शन है उसमें। ठीक है, कंडीशंस हैं अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट में। तो इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा, इसके सिंपल से हैं। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात करते हैं। देखिए सेक्शन 50 तक जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मुझे एक चीज दिमाग में आई क्या थी, मैं सोच रहा था, कोई किसी को आइडिया मिले तो प्लीज बताइएगा कि ये सेक्शंस कैसे याद होंगे। अब ये 2-2 लाइन के सेक्शंस हैं, 35 से 35 के ऊपर है, 35 से लेके 50 तक। ये कैसे याद होंगे? अब किसी बस कोई आइडिया है? टाटू सर। सर आइडिया होगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा, अभी तो कुछ नहीं है सर। चलिए इसको सोचिएगा, कल तक बताइएगा मुझे आप। नहीं तो फिर आज यही है, कितने तक देखिए करेंगे सर? जैसे क्या चीज? आज कितने सेक्शन तक कर रहे हैं? आप कहें तो सर छोड़ देते हैं यहीं पे, नहीं तो चलिए नहीं एक नहीं पढ़ नहीं, लेते मैं हैं, बस इसको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ बस ये वाला, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होती हैं। जी सर। ठीक है, देखिए जैसे कि ये लिखा है ना 51 के ऊपर, इसकी सब हेडिंग दे रखी है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 51 से किस टाइप की परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है। इस तरीके से हम लोग कुछ याद करेंगे इसको। और सेक्शन 51 क्या बोलता है? पहली बात तो ये समझ लीजिए, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, इसमें 2 कंडीशंस है, एक बोलता है 51 और एक बोलता है 52। मैं इन दोनों को बता दे रहा हूँ जल्दी से आपको। चलिए, तो 51 क्या रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होती है कि मान लीजिए मैंने आपको कोई प्रॉमिस करा, मैंने आपको प्रपोजल दिया। सपोज हमने क्या बोला था, जैसे घर का लेते हैं एग्जांपल, सर कि मैंने बार्गेनिंग आपको, कह सकते हैं ना? नहीं मैम, बार्गेनिंग चीज अलग है, वो नहीं मैम। बार्गेनिंग होने के बाद जो फाइनल कंक्लूजन निकलेगा, जो फाइनल डिसीजन होगा, जो डील होगी फाइनल, वो फिर प्रोमिसेस बन जाएंगी और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बन जाएंगी। ठीक है ना? वो प्रोमिसेस से पहले की जो डील्स होती है वो बार्गेनिंग में आएगी। आप कंफ्यूज मत होगा, दोनों को मैच मत कर दीजिएगा आप। चलिए मैं समझाता हूँ इसको। देखिए मैंने आपको प्रपोजल भेजा कि मैं आपका घर खरीदना चाहता हूँ और उसके लिए मैं आपको 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। ठीक, तो आपने अगर मान लीजिए मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो मेरा प्रॉमिस बनता है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, आपके घर के बदले में। और आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस बनता है कि आप मेरे को घर देंगे अगर मैं आपको पैसे दूंगा तो। ठीक है, तो एक प्रॉमिस मेरा है आपके लिए, और उसके एवज में, उसके बदले में आप मुझसे एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर आप ये प्रॉमिस करेंगे परफॉर्म, तो मैं इसके बदले में आपके लिए ये प्रॉमिस परफॉर्म कर दूंगा। अगर आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे तो मैं आपको अपना घर का पोजीशन दे दूंगा। ठीक है, अपना घर आपके नाम कर दूंगा, टाइटल डीड आपके नाम कर दूंगा। तो इसको बोलते हैं सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जी सर जैसे तो मतलब इसका मतलब क्या है, इन जनरल जितने भी एग्रीमेंट या ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं वो सारे हाँ, रेसिप्रोकल ही होते हैं। बिल्कुल 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 सर, ये तो मैं डे 1 से कह रहा हूँ यही बात, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मैं बोलने एक वाला प्रॉमिस था नहीं जब, हो सकती कभी। इसलिए। जी लेकिन फिर मैंने बाद में ये भी कहा था कि इसके लिए अलग से सेक्शन दे रखे हैं, जब आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा प्रोमिसेस होती हैं हमेशा, कभी एक प्रोमिसेस नहीं होगी, है ना? जो आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं वो मेरे लिए कंसिडरेशन है आपकी। ठीक है ना? जो आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं वो प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन है, और जो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं वो आपके लिए कंसिडरेशन है। ठीक है ना? एग्जाम्पल में आपको मतलब दोबारा इसको समझते हैं जरा। देखिए यही वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है और इंटरव्यू में पूछ लेता है। देखिए मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपका घर 10 लाख रुपए में लेने को तैयार हूँ,
तो आपकी कंसिडरेशन है 10 लाख रुपए। आप 10 लाख रुपए के लिए ये स्टेप ले रहे हैं, ये परफॉर्मेंस करेंगे, क्या करेंगे कि अपना घर मुझे दे देंगे, ठीक है। तो आपकी कंसिडरेशन क्या है? 10 लाख रुपए, और वही 10 लाख रुपए देना मेरी प्रॉमिस है आपको। समझ रहे हैं ना आप? सर लाइक आप जो बोल रहे हैं रेसिप्रोकल मींस लाइक बोथ पर्सन रेडी टू एक्ट। हाँ, रेसिप्रोकल मतलब आप अगर ये चीज परफॉर्म करेंगे, अपनी प्रॉमिस अगर आप पूरी करेंगे, तो इसके बदले में मैं भी आपको ये प्रॉमिस पूरी करके दूंगा। हाँ हाँ, यस यस ठीक है, धार्मी मैम, यस, क्लियर हो राइट रहा है? सर, यस। अरुंधति मैम? यस सर। चलिए, धार्मी मैम, हेलो। हेलो धार्मी मैम, आपका क्लियर हो रहा है? टाटू सर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें आप? नहीं सर। ठीक है, चलिए। तो अब मैं समझाता हूँ सेक्शन 51 क्या बोलता है। आप लोग समझ गए रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होता है। अब देखते हैं सेक्शन 51 क्या बोलता है। प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। जब तक कि आपने जिससे कुछ प्रॉमिस करी है, मान लीजिए मैंने आपका घर खरीदा है, 10 लाख रुपए में खरीदना चाह रहा हूँ, आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर आप कहते हैं नहीं सर, मैं आपको अपना घर नहीं दूंगा, ठीक है। तो मेरी भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूं। मैं भी अपना परफॉर्मेंस नहीं करूंगा फिर, जबकि प्रॉमिसर मैं हूँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 10 लाख के मैं आपके घर के बदले में आपको 10 लाख रुपए दूंगा। हेलो, मेरी साउंड आ रही है आप लोगों को? क्या हो हाँ गया जी भाई? सर। यस सर, जी, आ रही है? बिल्कुल सर, आवाज क्लियर है आपकी। नहीं, मेरे को कॉल आ जाते हैं ना बार बार। चलिए, तो 51 क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपका घर लेने को तैयार हूं और इसके बदले में आपको 10 लाख रुपए दूंगा, और आपने मेरा जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट ही नहीं करा, या जो आपकी रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, मतलब कि उसके बदले में आप मुझे अपने घर का पोजीशन देंगे, आप अपनी प्रॉमिस नहीं कंप्लीट करना चाह रहे, तो वो मेरे लिए रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गई ना, कि आप अपना घर मेरे को देंगे। तो आप अपनी रेसिप्रोकल प्रॉमिस अगर कंप्लीट नहीं करना चाह रहे हैं और आपने मेरे को बोल दिया, तो भाई मेरे मेरे पर भी कोई बाउंडेशंस नहीं है कि मैं अपनी प्रॉमिस कंप्लीट करूं, परफॉर्मेंस अपनी कंप्लीट करूं, कि मैं आपको 10 लाख रुपए लाके दे दूं। जब आप ही कंप्लीट नहीं कर रहे अपना पार्ट, तो मैं कैसे कंप्लीट कर लूं? ठीक है ना? बहुत बेसिक प्रिंसिपल दे रहा है सेक्शन 51 हमको। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए, अगर नहीं है तो इसी के बेसिस पे अगला वाला है। अब ये इलस्ट्रेशन में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि जो मैंने अभी बनाकर आप लोगों को दिया है, इसी से ही मैं समझा दूंगा सेक्शन 52। अगर इसको पढ़ेंगे तो हौच पौच हो जाएगी माइंड में। 52 क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। चलिए, इसको नहीं पढ़ता। अब इसमें क्या होता है, अगर ऑर्डर पहले से ही निश्चित हो किसी कॉन्ट्रैक्ट कि जब तक आप अपनी ये वाली परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तब तक मैं भी ये वाली नहीं कर सकता। 51 में क्या था कि ये ही नहीं पता चल रहा था कि किसको पहले शुरू करना है परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट के जो पार्ट वो हैं, कंटेंट्स हैं, उनको परफॉर्म करना किसको पहले शुरू करना है, कौन सी पार्टी पहले शुरू करेगी। या मैं ये कहूँ कि दूसरी वाली पार्टी को कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई ये अपना नहीं कर रहे तो पूरा तो मैं नहीं करूंगी। और सामने वाली पार्टी से पूछो तो वो भी मान लो ये कह देगी कि सर यही नहीं कर रहा, ये पार्टी अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रही, तो मैं कैसे करूँ अपनी परफॉर्मेंस। कंफ्यूजन हो गई ना? तो 52 बोलता है, इसी कंफ्यूजन को क्लियर करता है कि अगर कुछ या तो ऑर्डर में, मतलब उसमें रिटन हो कि कौन पहले परफॉर्म करेगा, उसके बाद जो सेकंड वाली पार्टी है वो अपना परफॉर्म करेगी उसके उसके फेवर में। या फिर अगर नहीं है, रिटन में नहीं है, तो वो नेचर देखेंगे फिर कि परफॉर्मेंस का नेचर कैसा है। ठीक है, तो नेचर, अगर कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस का जो नेचर है उससे ये पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअल में किस पार्टी को पहले परफॉर्मेंस करनी चाहिए। ठीक, चलिए। अब मान लीजिए कंडीशन अगर ये है कि मेरे और आपके बीच में कंडीशन ये थी कि आप मुझे अपना घर जो बेचेंगे, तो उसके लिए पहले मैं आपको कुछ एडवांस दूंगा, ठीक है। और हम दोनों पहुंच गए कोर्ट में,
तो आपने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी कि मतलब केस फाइल कर दिया कि सर ने आप मुझे पैसे नहीं दे रहे, ये पार्टी मुझे पैसे नहीं दे रही, 10 लाख रुपए में डील हुई है हमारी, तो मैं कह दूंगा कि ये मुझे घर ही नहीं दे रहे तो मैं इनको पैसे क्यों दूं? आप कहेंगे कि ये मुझे पैसे नहीं दे रहे तो मैं इनको घर क्यों दूं? ठीक है, एक तो ये बात हो गई। 52 कहता है कि पहले मैं आपको एडवांस दूंगा 2 लाख रुपीज, 20% एडवांस दूंगा पहले मैं आपको। तो अगर ऑर्डर पहले से डिफाइंड है, ठीक है, तो जब तक मैं आपको 2 लाख रुपए नहीं दूंगा तब तक आप मेरे संग एग्रीमेंट नहीं करेंगे, सेल डीड साइन नहीं करेंगे, और जैसे ही सेल डीड साइन कर देंगे तो बाकी के बचे हुए रिमेनिंग 8 लाख रुपीज है वो मैं आपको तब दे दूंगा जब बैनामा मेरे फेवर में हो जाएगा। तो अगर ऑर्डर पहले से डिफाइंड है तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर ही परफॉर्मेंस करेंगी दोनों पार्टीज। तो सेक्शन 52 क्या बोलता है? वेयर द ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। आप समझ रहे हो, जो ऑर्डर है वो एक्सप्रेसली फिक्स्ड है बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, they shall be performed in that order, and where the order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order which the nature of the transaction requires। आप लोग समझ गए होंगे, दो पार्ट में ये सेक्शन दे रखा है। अगर ऑर्डर पहले से कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स है तो उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग पार्टीज परफॉर्म करेंगी, और अगर ऑर्डर फिक्स नहीं है पहले से तो जो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर होगा, जिस टाइप का जो फैक्ट्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट में, उसके हिसाब से कॉमन सेंस लगाकर हम लोग यूज कर लेंगे कि कैसे होगा। अब जैसे कि मान लीजिए मेरा और आपका केस था कि भाई मैं आपका घर 10 लाख में खरीदूंगा, आप मुझे अपना बेचेंगे, तो कौन पहले स्टार्ट करे परफॉर्मेंस करना, कौन पहले पहल करे, इनिशिएटिव कौन ले, तो ये डिपेंड करता है केस टू केस कि भाई इनिशिएटिव कौन लेगा। अगर ये पहले से ही डिफाइन ना हो अगर कॉन्ट्रैक्ट में, तो 51 हमको कंफ्यूज करता है और 52 उसका सॉल्यूशन दे रहा है। आप लोग समझिए, 51 बेसिक है, ठीक, और 52 उसका सॉल्यूशन दे रहा है। अब जरा इलस्ट्रेशन देख लेते हैं और ढंग से क्लियर हो जाएगा। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बी एट अ फिक्स्ड प्राइस। ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी को घर बना कर देगा। A is promised to build the house must be performed before B is promised to pay for it। मान लीजिए ए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, नहीं कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं है, एक बिल्डर है सपोज। कॉन्ट्रैक्टर होगा तो पैसे पहले पहले ले लेगा भाई, तभी तो बनाऊंगा मैं। चलिए, तो इसमें साफ साफ बात है, अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए कहता है कि मैं बी को एक घर बना कर दूंगा, जिसके लिए बी प्रॉमिस करता है कि ठीक है मैं आपको इसके बदले में पेमेंट कर दूंगा, मतलब कॉस्ट जो भी आएगी आपको दे दूंगा मैं। तो बी तभी तो उसको पैसे देगा जब ए घर बना देगा, है ना। मतलब कि जो केस के जो कॉन्ट्रैक्ट के जो फैक्ट्स हैं, क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट है, वो क्या उसी से हमको पता लग रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा है। तो भाई नेचर से हमें ये मालूम पड़ रहा है, कॉमन सेंस का यूज कर लेंगे, तो भाई बी तभी तो पेमेंट देगा जब उसका घर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बात करता है ऑर्डर की, कि ऑर्डर जो परफॉर्मेंस है अपनी अपनी प्रोमिस की, कौन पहले शुरू करेगा, कैसे शुरू करेगा, इनिशिएटिव कौन लेगा, इस कंफ्यूजन को दूर कर रहा है सेक्शन 52। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसको छोड़ते हैं हम लोग यहीं पे, कल से हम लोग करेंगे सेक्शन 53 से, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ सर, मैं 52 तक कल भी वन टाइम पढ़ता हूँ, बाद में देखता हूँ सर क्या कंफ्यूजन है।